हाय निमी, हाउ आर यू? तो हाय एक्चुअली हाय आई एम फाइन। हाँ, तो मैं कुछ बता देता हूँ कि निमी इज और बैचमेट। तो हम लोग एक ही कॉलेज में थे सारे के सारे। तो सी इज करंटली डूइंग प्रिपरेशन फॉर बैंकिंग एग्जाम्स। तो आज मैं इन्होंने कुछ काफ़ी सारे प्रीलिम्स की तैयारी करी है बैंकिंग के, और काफ़ी सारे एग्जाम्स निकाल लिए प्रीलिम्स के। तो इनसे एक बार बात करते हैं कि इनकी प्रीलिम्स की तैयारी कैसे चल रही है और सारी जर्नी जानते हैं इनकी। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि थोड़ा आप अपने बारे में बता दो कि आपका बैकग्राउंड क्या था। ठीक है, अपने स्टडी बैकग्राउंड का बता दो, और आपने किस किस एग्जाम्स की प्रिपरेशन की है, कैसे प्रिपरेशन की है। तो वो थोड़ा आप अपना बैक बता दो। 2019 में मैंने केमिकल इंजीनियरिंग से अपना बैचलर्स कंप्लीट किया था। उसके बाद मेरा 2 साल का गैप था। 2 साल के गैप के बाद मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट सारे 2022 में दिए हैं। उसमें मेरा सबसे पहले एग्ज़ाम ESIC UDC और RBI असिस्टेंट का था, जिसकी प्रिपरेशन नहीं थी, ऐसे ही मैंने फॉर्म डाला था और एग्ज़ाम दिया था। बट उससे पहले मैंने एक बार SSC CGL का एग्ज़ाम दिया था, तो मेरी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन थी क्वांट और रीजनिंग की। तो RBI असिस्टेंट और ESIC UDC में क्लियर तो नहीं हुआ प्री, पर अच्छे मार्क्स थे। उसके बाद फिर मुझे टाइम मिला था 3-4 महीने का, जिसमें मैंने अच्छे से प्रिपरेशन की थी आगे के एग्जाम्स की। क्वेश्चन आपसे निमी ये है कि क्या क्या प्रॉब्लम फेस हुई आपको जब आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे थे? कि नॉर्मली एकदम से आपने जब 2 इयर्स के गैप के बाद फिर से स्टडी स्टार्ट की प्रॉपर, आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस हुई? स्टडी की थी मैंने पूरी, कोचिंग तो मैंने कहीं से नहीं लिया है। तो सेल्फ स्टडी करने में तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। सबसे पहले तो सिलेबस निकाला। उसके बाद सिलेबस निकालने के बाद एक्चुअली क्या होता है ना, कि अभी कंटेंट इतना ज़्यादा हो गया है ना, कि वो एक तरह से अच्छा भी है और बुरा भी है। वो बहुत डाइवर्ट करते हैं माइंड को, लाइक। और यूट्यूब का ऐसा एल्गोरिथम भी है कि अगर आप एक वीडियो देखते हो तो उससे रिलेटेड फिर बहुत सारी वीडियोस आने लगते हैं, तो वो और ज़्यादा डाइवर्ट करता है चीज़ों को। तो उस टाइम पे मैंने सबसे पहले तो मेरा तो थोड़ा टाइम तो ऐसे गया, मतलब फाइंड आउट करने में कि मुझे करना क्या है, कैसे कंप्लीट करना है वो चीज़ को। पर फिर थोड़ा टाइम बाद मैंने उसको सिलेबस से कंप्लीट करना चालू किया, टॉपिक वाइज, जैसे क्वांट के थे या रीजनिंग के थे। टॉपिक वाइज मैंने जैसे क्वांट के जो भी टॉपिक थे, तो वो टॉपिक टॉपिक वाइज मैंने पहले करना स्टार्ट किया। सारा करना स्टार्ट किया था। टॉपिक वाइज ख़त्म करने के बाद उसमें मेरे को टाइम लग गए थे। टॉपिक वाइज ख़त्म करने के बाद फिर उसके बाद छोटा छोटा करके सेक्शनल टेस्ट दिया, क्विज दिया। फिर उसके बाद मैं मॉक पे आई थी, तब जाके मॉक दिया था। गलती वहाँ पे क्या होती है ना, कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सीधे मॉक देना स्टार्ट करते हैं। मैंने भी वो गलती पहले की थी, सीधा मॉक देना स्टार्ट किया था, तो मॉक में मार्क्स नहीं आ रहे थे। पर उस टाइम पे क्या होता है, जब मॉक्स में मार्क्स नहीं आते हैं ना, तो बहुत मतलब ऐसा बुरा भी फील होता है कि क्या करूँ अभी, कैसे आगे बढ़ना है। फिर यूट्यूब पे बहुत सारी स्ट्रेटजी देखते हैं हम लोग, ये स्ट्रेटजी वो स्ट्रेटजी, फिर सिर्फ स्ट्रेटजी देखने में ही रह जाते हैं, उसको हम लोग इम्प्लीमेंट भी नहीं करते हैं। तो ऐसा, और सबका अलग अलग भी होता है, तो स्ट्रेटजी देख के उसको इम्प्लीमेंट करके फिर आगे बढ़ने का। अगर जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उन लोगों को ऐसा है कि आप एक स्ट्रेटजी फॉलो करो पहले। अगर वो नहीं वर्क कर रहा हो तो आप उस पर क्विकली एक्शन लो, उसको चेंज करने का। लाइक आप 1 हफ्ते या 10 दिन तक एक स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हो, वो आपके लिए अगर वर्क नहीं कर रहा है तो उसको आप तुरंत से चेंज करो। ये सब चीज़ें सेल्फ स्टडी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, हो जाता है उस पे अगर आप वर्क करो जल्दी तो। आपकी स्टडी प्लान मोस्टली आपकी सेल्फ स्टडी प्लान थी। तो आपने ये कैसे फिगर आउट किया कि आपको सेल्फ स्टडी पे ही जाना चाहिए या फिर कोचिंग नहीं करनी चाहिए? क्योंकि अगर आजकल आप यूट्यूब पे वीडियोस देखोगे तो हर कोई क्लेम करता है कि मेरे इंस्टीट्यूट से कोचिंग कर लो या फिर मेरे से ऑनलाइन कोर्सेज ले लो, रैंक 1 है, हमारे वहाँ से रैंकर्स निकले हैं सारे। तो उस टाइम पे आपने कैसे डिसाइड किया कि आपको सेल्फ स्टडी के थ्रू जाना चाहिए इंस्टेड ऑफ इन कोचिंग क्लासेस के? वीडियो देखे थे बहुत सारे, पहले मैं भी यही गलती करती थी वीडियोस देखने के। पर क्या हुआ कि जितने भी मैंने टॉपर्स वीडियोस देखे उन उसमें सबने पहले यही बोला था। मतलब सबने तो नहीं, पर मोस्टली लोगों ने यही बोला था कि सेल्फ स्टडी करते हैं वो लोग, या फिर अगर वो लोग कोचिंग ज्वाइन भी करते हैं तो वहाँ पे क्या कराते हैं, बेसिक क्लियर कराते हो, उसके बाद प्रैक्टिस करवाते हैं। तो प्रैक्टिस तो वैसे भी मतलब इतना सारा कंटेंट अवेलेबल है कि हम उससे कर सकते हैं। तो मैंने कोर्स परचेज किया था। कोर्स परचेज किया था, पढ़ने के लिए नहीं किया था मैंने, लाइक मॉक परचेज किए थे। मॉक परचेज किया था और गाइडली का PDF बंडल परचेज किया था।
उसमें भी जो पीडीएफ बंडल में होते हैं ना, वो टेस्ट टाइप ही होते हैं, सेक्शनल जैसे, तो बहुत सारे प्रैक्टिस करने के वो आप मतलब टेस्ट फॉर्मेट में भी दे सकते हो या बैठ के वैसे भी सॉल्व कर सकते हो विदाउट टाइमिंग। तो वो सब परचेज किया था। कहीं से पढ़ने के लिए मैंने वीडियोस परचेज कुछ भी नहीं किया है, मैंने टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई की है। मॉक टेस्ट परचेज किया, उसके अलावा फ्री ऑफ कॉस्ट थे मेरे सारे। स्टडी क्यों चूज किया था इसका मैं बताती हूँ। मेरा मैथ्स और इंग्लिश पहले से थोड़ा सा बेटर था, तो जब मैंने सिलेबस देखा तो मुझे लगा कि मैं ऐसा इसको खुद से कर सकती हूँ। इसमें अगर मुझे नहीं हुआ तो मेरा ऐसा प्लान नहीं था कि सेल्फ स्टडी ही करना है। मेरा ऐसा था कि अगर ये नहीं क्लियर हुआ तो मैं कोर्स परचेज कर लूंगी बाद में। बट जब मैंने सेल्फ स्टडी करना शुरू किया तो टॉपिक क्लियर हो जा रहे थे, और यूट्यूब पे बहुत सारे कंटेंट है, बहुत सारे टीचर्स है जो फ्री में अच्छे से सब कुछ पढ़ाते हैं, तो वहां से ही कर लिया मैंने। काफी सारे हम लोग मॉक्स देते हैं, इवन टेक्स्ट बुक के देते हैं, अड्डा के हो गए या फिर हॉलीवुड के, डिफरेंट डिफरेंट मॉक्स सारे ट्राई करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि सबके मॉक्स का जो लेवल होता है डिफरेंट होता है, और मॉक्स में कभी कभी क्या होता है कि ज्यादा स्टडी ना करके हम लोग जब मॉक ट्राई करते हैं तो वहाँ पे नंबर्स कम आते हैं हमारे मॉक्स में। तो वहाँ पे हमें कभी कभी डिमोटिवेशन फील होता है कि यार यहीं पे नंबर नहीं आया तो रियल में तो क्या ही आएंगे। तो उस चीज को कैसे ओवरकम किया आपने? शुरू में जब सबसे पहले जब एग्जाम दिया आरबीआई असिस्टेंट और ईएसआईसी यूडीसी का, तब मैंने ज़्यादा मॉक्स नहीं लगाए थे, तो मुझे मॉक्स का पता भी नहीं चला एग्जाम देने के बाद भी कि कौन से प्लेटफॉर्म का मॉक जो है वो एग्जाम के लेवल का है, या कौन सा टफ है या कौन सा इजी है, ऐसा। तो उस टाइम में मैंने कुछ परचेज भी नहीं किया था, टेक्स्ट बुक से थोड़े बहुत टेस्ट लगाए थे, सेक्शनल आरबीआई असिस्टेंट के पर्टिकुलर नहीं, एसएससी सीजीएल के या जो भी रैंडम थे सब लगाए थे मैंने। उसके बाद मैंने परचेज किया वो एग्जाम के बाद, तो वो एग्जाम के बाद मैंने लगभग लगभग सबके परचेज कर लिए थे। मुझे भी यही डाउट था, मुझे भी समझ में नहीं आता था, किसी के बहुत हार्ड हो जाते थे, किसी के बहुत इजी हो जाते थे, तो मैंने लगभग लगभग सबके परचेज कर लिए। ऑली बोर्ड के, प्रैक्टिस मॉक के, गाइडली के, अड्डा 247 का नहीं किया था, टेक्स्ट बुक का था मेरे पास। उसके बाद स्मार्ट कीड़ा के, सबके मैंने परचेज कर लिए थे। फिर जब मैंने टेस्ट दिए सबके, और बाद में मुझे ये समझ में आया कि टेस्ट के मार्क्स मैटर नहीं करते। पहले मुझे भी बहुत डिमोटिवेशन होता था कि किसी में मार्क्स ज़्यादा आ जा रहे हैं, किसी में कम आ जा रहे हैं, किसी में कम भी आ रहे हैं। पर बाद में मेरे को ये समझ में आया कि टेस्ट के मार्क्स मैटर नहीं करते, परसेंटाइल मैटर करता है और एक्यूरेसी मैटर करता है। आपको मेन फोकस एक्यूरेसी पे रखना है और अपने परसेंटाइल पे रखना है। फिर मैंने मार्क्स पे ध्यान देना छोड़ दिया, मैंने परसेंटाइल और एक्यूरेसी पे अपने फोकस रखा। एक्यूरेसी मेरे सारे एग्जाम में ऐसे थे, या टेस्ट में भी मॉक में भी मैंने पहले एक्यूरेसी को सुधारा अपने। तो एक्यूरेसी मेरे 90 प्लस ही रहते हैं हमेशा, तब भी अभी भी। और उसके बाद परसेंटाइल तो कभी ऐसा होता है कि मतलब ऊपर नीचे हो जाते हैं परसेंटाइल, पर मैं परसेंटाइल पे ध्यान देती हूँ। जिसमें अच्छे आ रहे हैं ठीक है, जिसमें कम आ रहे हैं तो उसमें मैं उसका एनालिसिस करती हूँ बैठ के अच्छे से कि कहाँ पे गलती हुई है, मेरे से गलत हुआ है ज़्यादा इस वजह से, या मैंने क्वेश्चन पिक करने में गलती की है। लाइक उसमें बैंक एग्जाम में या कोई से भी एग्जाम में क्या होता है कि आपको इजी क्वेश्चन जो होता है वो पहले करने होते हैं, सो दैट आपका वो टाइम सेविंग हो जाए, बाकी क्वेश्चन में आप फंसो ना। क्विक डिसीजन लेना होता है कि हमें क्वेश्चन स्किप करना है तुरंत। अगर कोई नहीं बन रहा है तो हम उसको ईगो पे लेके बनाने नहीं बैठ जाए कि नहीं ये बनेगा कैसे, नहीं ये तो इजी है। कभी कभी क्या होता है कि एक ब्लड रिलेशन छोटा सा टॉपिक है, ब्लड रिलेशन से छोटे से क्वेश्चन आ जाते हैं। किसी किसी एग्जाम में ऐसा होता है कि उससे बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, बट ऐसा लगता है ब्लड रिलेशन है, ये तो बहुत इजी है, इससे तो हो जाएगा, पर उसमें फंस जाते हैं बच्चे। ये मेन एग्जाम में भी हुआ है ऐसा। तो क्वेश्चन को ईगो पे नहीं लेना होता है, और आपको पिक करना है आपके हिसाब से कि आपका कौन सा टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, उसका क्वेश्चन आप पहले पिक करो। कौन सा किस टॉपिक में आप फंस जाते हो उसको बाद में करो। तो ये सबसे थोड़ा ना आपको परसेंटाइल बढ़ाने की के लिए और एक्यूरेसी पे ध्यान देना होता है। तो डिमोटिवेशन तो बहुत ज़्यादा होता था, पर फर्स्ट अटेम्प्ट था तो डर भी लग हाँ, डिमोटिवेशन इतना ज़्यादा तो नहीं होता था क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट था सारा, पर डर लगता था कि क्या होगा, कम मार्क्स आ रहे हैं तो कैसे होगा, इसको कैसे टैकल करूँ मैं। मेरे पास टाइम कम था, कोई ऐसे मतलब रियल गाइडेंस नहीं था कोई, क्योंकि ऐसे नोन में भी किसी का हुआ नहीं, किसी कोई प्रिपरेशन भी नहीं कर रहा था, तो कोई ऐसा रियल गाइडेंस भी नहीं था। जो भी यूट्यूब से गाइडेंस ले रही थी वही था बस। तो यूट्यूब से भी सब अलग अलग गाइडेंस मिल रहा था।
पर ऐसे करते-करते ही फिर मैंने मतलब धीरे-धीरे करते-करते ही कम टाइम था उसमें ही थोड़ा-सा पैनिक करती थी, पर थोड़ा मैनेज किया उसको। कि अब मुझे छोड़ देना चाहिए प्रिपरेशन, तो इसको ओवरकम कैसे किया? काफ़ी स्टूडेंट्स के आता है बीच में मन में कि उनका फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं निकला या फिर 2-3 मार्क्स से रह गए कि अब मुझे छोड़ देना चाहिए, देन बैक टू कॉर्पोरेट। तो वो चीज़ें कैसे आपने मैनेज करी कि नहीं मुझे अभी प्रिपरेशन करना है और अ, ओके 2022 में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो उस टाइम तो माइंड में नहीं आया। उस टाइम में प्री मेरे सारे क्लियर हो गए थे। आईबीपीएस पीओ का सॉरी आईबीपीएस आरआरबीपीओ और एसबीआई पीओ ये दोनों छोड़ के मेरे बाकी सारे प्री क्लियर हो गए थे। मेंस में भी मेरे अच्छे मार्क्स हैं, 8-10 नंबर से मेरे सब में रह गए हैं बस। उसका भी रीज़न है कि मेरा जीके बहुत वीक है, तो थोड़ा तो उसके भी मार्क्स गए हैं। उसमें सब में मेरे ऐसे 7-8 मार्क्स ही हैं जीके में। प्लस इंग्लिश भी ठीक है मेरी, बट मेंस के लेवल जितनी नहीं थी और इंग्लिश को मैंने थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर लिया था मेंस में, तो उस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो ये सब रीजंस थे थोड़े। हाँ, दूसरी एक चीज़ और थी कि प्री और मेंस का प्रिपरेशन मैंने सोचा था कि मैं पहले प्री का कर लूँ प्रिपरेशन, फिर मेंस का टाइम मिलेगा फिर मैं कर लूँगी। पर ये चीज़ को मैंने गलत गलत डिसीजन लिया इस चीज़ में मैंने। मेंस और प्री का प्रिपरेशन पहले से साथ-साथ करना होता है। जब आपका मेंस का एडमिट कार्ड आ जाए, प्री का सॉरी एडमिट कार्ड आ जाए, उसके बाद से आप मेंस का प्रिपरेशन छोड़ दो, सिर्फ प्री का करना चाहिए ऐसा। अगर प्री में भी आप पहले अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो प्री का उसमें अच्छे मार्क्स आ रहे हो तो आप मेंस का प्रिपरेशन साथ-साथ स्टार्ट कर दो। मैंने ये गलती की थी, मैंने सिर्फ प्री का प्रिपरेशन किया पूरे टाइम, तो जो भी मेरे को 3-4 महीने मिले उसमें। फिर उसके बाद प्री सारे होने के बाद ऐसा हो रहा था कि मैंने सबके फॉर्म डाले थे तो प्री भी हो रहे थे, मेंस भी स्टार्ट हो गए थे। तो मेरे को प्री भी देना था और मेंस के भी प्रिपरेशन करने थे, तो नहीं हो पा रहा था उसमें मैनेज। उस टाइम में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, उस टाइम में तो लगातार जब एक बार एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया तो चलता गया, चलता गया। तो मेंस भी क्लियर नहीं हुआ था। इस बार मैं फिर से सेकंड अटेम्प्ट दे रही हूँ। अभी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। अब तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, पर अभी जब मैं इससे पहले प्रिपरेशन कर रही थी और जब मेरे को पिछले बार के मार्क्स भी याद आ रहे थे मेंस के, तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि इस बार फिर से नहीं हुआ, तो मैं बहुत डिमोटिवेट हो जाती थी। पर फिर से ऐसा लगता था कि फिर से सब कुछ करना है, वो सब कुछ अगर कहीं से भी नहीं हुआ, अटक गई या कुछ हो गया, फिर से इतने मार्क्स से रह गई, तो मतलब बहुत सारे रीज़न से डिमोटिवेशन हो जाते। तो ऐसा लगता था कि छोड़ दूँ यार, अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। पर जो जो कॉज़ है डिमोटिवेशन का, वही मोटिवेशन के लिए भी कॉज़ है। कि थोड़े से मार्क्स से अगर रह गया था तो थोड़े से मार्क्स से मैं उसको क्लियर, अब मैं थोड़ा-सा और मेहनत करूँ तो उसको मैं क्लियर कर सकती हूँ। तो उसको मैंने सामने रखा हुआ है लिख के, कि वो जब डिमोटिवेशन मेरे को होता है तो मैं उसको देख लेती हूँ कि हाँ, इसको मैं क्लियर कर सकती हूँ। दूसरी चीज़ें हैं कि ए एक ये रीज़न था प्रिपरेशन करने का, खुद का इंडिपेंडेंट होने का। तो जो भी रीज़न है, मैं वो रीज़न याद करती हूँ कि किस रीज़न से मैंने ये प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। ऑफ़ कोर्स ये डिमोटिवेशन सबको होते हैं और सबके अलग-अलग रीज़न होते हैं कि हाँ, वो क्यों कर रहे हैं प्रिपरेशन, या सिर्फ़ इसका ही प्रिपरेशन क्यों कर रहे हैं। और भी चीज़ें हैं, वो जा सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं, वो छोड़ के जा सकते हो और तरफ भी। पर वो इसमें है अभी भी लगे हुए, अभी तक ये जर्नी में है। इतना आगे जब आ गए हैं तो पीछे जाने से, वापस से अगर कहीं और जगह जा रहे हैं तो नए से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो नए से कहीं पे स्टार्ट करने से अच्छा है कि जिसमें थोड़ा-सा 2 स्टेप आगे बढ़ गए, उसमें ही थोड़ा-सा और स्टेप आगे बढ़ लेते हैं। तो शायद वो वहाँ पे सक्सेस मिल जाएगी, वहाँ पे चांसेस ज़्यादा हैं। तो जिस रीजन से स्टार्ट किया था ये प्रिपरेशन, वो रीजन याद करती हूँ मेनली। एग्ज़ाम में भी कभी ऐसा होता है, मोस्टली टाइम मतलब एग्ज़ाम जब चल रहा होता है उस टाइम में तो दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा होता है। जस्ट एक नैनो सेकंड का टाइम भी नहीं मिलता है कि माइंड में कुछ और सोचे। पर फिर भी मैं वहाँ पे अगर कहीं पे लैग कर रही होती हूँ उनमें, तो मैं रीज़न याद करती हूँ कि हाँ, ये एग्ज़ाम मुझे क्यों देना है। तो प्री में भी मेरा ऐसा ही था बहुत बार, मतलब उस टाइम में तो डर था मुझे कि कैसे होगा, क्या होगा, नहीं होगा, कुछ नहीं था, तो डर था। तो उस टाइम भी मैं ये वो रीज़न याद करती थी कि क्यों स्टार्ट किया है मैंने ये प्रिपरेशन। तो तैयारी कर रहे थे तो आप कितने आवर्स दे रहे थे आप अपने डेली रूटीन से? कि सबसे पहले तो मैंने जब टॉपिक वाइज़ सिलेबस से क्लियर किया था, तो मैंने
अलग-अलग चैनल से मतलब जिससे मुझे समझ में आता था कि हाँ, ये टॉपिक मुझे समझ में आ रहा है, ये क्लियर हो रहा है। तो पहले मैंने टॉपिक क्लियर किया, फिर उसके बाद उसको शॉर्ट में कैसे जल्दी मैं कर सकती हूँ, वो क्लियर किया। तो ये सब में टाइम लगे, उसके बाद मैंने मॉक देना स्टार्ट किया। तो उसके पहले का तो कोई ऐसा टाइम फिक्स नहीं था जब मैं टॉपिक वाइज़ पढ़ती थी तो, बट टॉपिक डिसाइडेड होता था कि हाँ, आज मुझे 1 टॉपिक या 2 टॉपिक ऐसे करके इसको ख़त्म कर लेना है, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। इसके सेक्शनल मुझे 2 या 3 ऐसे दे देने हैं, ऐसे करके। फिर उसके बाद जब मॉक देना मैंने स्टार्ट किया था, तो उस टाइम पे सबसे पहले मैंने मॉक तो मैंने सारे परचेज़ किए थे, पर मुझे ना और सबके बहुत हार्ड लगते थे, तो मैं देती नहीं थी। गाइडली के भी ऑल्दो बहुत हार्ड ही थे, पर गाइडली मुझे फ्रेंडली लगता था, तो मैं गाइडली से टेस्ट देती थी। तो एक दिन में मैं 3-3, 4-4 किसी-किसी दिन 5-5 मॉक भी दे देती थी मैं, फुल मॉक, जब मैंने मॉक देना स्टार्ट किया था तो। और उसके अलावा मैं मतलब जिस दिन 5 नहीं 3 दिया हो ऐसा, तो सेक्शनल टेस्ट देती थी मैं बैठ के। तो सेक्शनल टेस्ट जो देती थी वो कभी-कभी मैं टेक्स्ट बुक से भी दे देती थी। दूसरे प्लेटफ़ॉर्म से भी दे देती थी मैं सेक्शनल टेस्ट तो। और जैसे अभी जो और भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी एग्जाम सबके स्टार्ट हो गए, इवन IBPH RRB PO सबके आ चुके फॉर्म। आई थिंक PO क्लर्क दोनों आ चुका है, और भी आने वाले हाँ, हाँ। बैंकिंग के काफ़ी और एग्जाम्स आने वाले हैं। तो आप उनको क्या गाइड देना चाहोगे कि प्रीलिम्स पे किस तरीके से वो फोकस करे, क्या होना चाहिए उनकी तैयारी का तरीका, आप बताओ। प्री के लिए तो अभी तो एग्ज़ाम आ गए हैं, तो अभी पढ़ने के लिए तो कोई एडवाइस नहीं है। एग्ज़ाम देने के लिए यही एडवाइस करूँगी कि आप कोई सा भी बर्डन हो आपका पहले का, जो भी डर हो, डिमोटिवेशन हो या जो भी पैनिक हो, वो सब ईज़ी नहीं होता है छोड़ के जाना, पर आप छोड़ के जाओ एग्ज़ाम हॉल में। क्लियर माइंड से जाओ, और वहाँ पे आपको फ़ोकस रखना है ये कि आप गलतियाँ कम करो, एक्यूरेसी पे ध्यान देना। आप कर सकते हो, वहाँ पे भी जाके कर सकते हो, आपने कितनी भी प्रिपरेशन की हो या नहीं की हो। मतलब अगर ऐसा नहीं की हो, इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही ज़ीरो प्रिपरेशन है आपका, लाइक आपने लास्ट मोमेंट पे प्रैक्टिस वगैरह नहीं की हो, उनकी बात कर रही हूँ। तो आप एग्ज़ाम हॉल में जाते भी हो ना, तो वहाँ का एक अलग ही ऑरा होता है। तो वहाँ पे अगर आपका माइंडसेट सही है, तो आपका एग्ज़ाम अच्छा जा सकता है। वहाँ पे माइंडसेट सही रखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप वहाँ पे क्लियर माइंडेड रहो और फ़ोकस रखो, क्या करना है आपको, वो चीज़ें रखो। बाकी जो आगे आने वाले एस्पिरेंट्स हैं, उनको तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप प्री का प्रिपरेशन आपने स्टार्ट की है और प्री में अगर आपको लग रहा है कि आपके परसेंटाइल अच्छे आ रहे हैं, परसेंटाइल जब आपके 70 प्लस 75 प्लस होने लगे, तो आप मेंस का प्रिपरेशन साथ-साथ स्टार्ट कर दो। क्योंकि क्या होता है कि जब एग्ज़ाम प्री के स्टार्ट हो जाते हैं, तो प्री के एग्ज़ाम लगातार होते रहते हैं और साथ में लास्ट में मेंस तभी से स्टार्ट हो जाता है। तो वो साथ में एग्ज़ाम होने लगते हैं, तो टाइम नहीं मिलता है प्रिपरेशन करने का, और फिर उसमें जीके भी है। अभी तो जीके भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पूछने लगा है, तो वो भी आप पहले से करो, जो भी है मेंस का प्रिपरेशन आप पहले से स्टार्ट कर दो। ठीक है निमी, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। काफ़ी सारी चीज़ें आपने अपने बारे में ही बताई कि कैसे जो टैकल करना, कैसे आपने खुद टैकल किया, और काफ़ी सारी गाइड्स बताई। तो आई होप ये चीज़ें स्टूडेंट्स को हेल्पफुल करेंगी, और ऐसे ही और भी पॉडकास्ट हाँ, देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा एस्पायरेंट मोटिवेशन को। काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सर।